खान सर की शादी हो गई, आपकी कब होगी गुरुजी? खान सर मेरे कोई आइडल हैं क्या? एक बात मेरे मन में आ रही है, कहो तो कह दूं। भारत को भारत में शिक्षा देना बहुत आसान है, लेकिन उस शिक्षा को आत्मसात करना, सच बोलना बहुत मुश्किल है। संविधान पढ़ाना बहुत आसान है, समता के अधिकार की बात करना, लोगों के बराबरी के, लड़कों और लड़कियों के बराबरी के अधिकार की बात करना बहुत आसान है, लेकिन उनके हिस्से का हक उनको देना बहुत मुश्किल है। कल एक बहुत महान शिक्षक के विवाह का रिसेप्शन था और मैंने देखा कि उनके बगल में खड़ी हुई उनकी अर्धांगिनी घूंघट किए हुए थी। वे तो अपना चेहरा सबको दिखा रहे थे, लेकिन उनका चेहरा उन्होंने ढक रखा था। हमारी बच्चियों को ऐसे लोग क्या शिक्षा देंगे? लेकिन ठीक है, जब वायरलिटी के आधार पर आपके शिक्षक डिसाइड हो रहे हैं तो ये आपकी दुनिया है। ठीक है, हमारी जो बच्चियां हैं वो, उनके अधिकार का क्या, उनके 50% अधिकार क्या क्या, उनके आर्टिकल 19 आर्टिकल 17 का क्या, उनके हिस्से के संविधान का क्या। उसी मंच पर आप कहते हो कि आप सबसे बड़े शिक्षक हो, आप सबको सस्ते में शिक्षा, बच्चियों को सशक्त बना रहे हो, उनको ऐसा ही बना रहे हो, ऐसो बना रहे हो, और आपके हिस्से जो स्त्री आती है, आपका प्रेम जिसे मिलना चाहिए, आपके हिस्से का सम्मान जिसे मिलना चाहिए, उसको आप घूंघट में खड़ा करते हो पूरी दुनिया के सामने। कल को आप जब समता, संस्कार, संरक्षण और स्वतंत्रता, समानता की बात करोगे तो कितने खोखले लगोगे। लेकिन पता है क्या बेटा, भारत के लोग अंधे हैं, मूर्ख हैं, गधे हैं। इनको दूसरों की चरण पादुकाएं चाटना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए हर बच्चा स्टेटस लगाए होगा कि फलाने की शादी हो गई, धमाके की शादी हो गई। वो ये नहीं सोच रहा है, और बच्चा क्यों सोचे, लड़कों को सोचना भी नहीं चाहिए। लड़कियां तुम सोचो, अगले आने वाले 5-10 सालों तक ये घरों में ना नजीर बताई जाएगी कि अरे वह इतना बड़े मास्टर हैं, वह अपने बिटिया का, वह अपने मेहरारू का घूंघट कराए रहे तो तुम्हें करम का दिक्कत थी। ये नज़ीर बनेगी। जब आप विकास के विशिष्ट पायदानों पर हो तब आपको अपने आचरण की शुद्धता का निर्धारण बहुत बारीकी से करना होता है। किसी पर आक्षेप नहीं है ये, लेकिन ये निंदनीय है। जो भारत आप में एक शिक्षक और आधुनिक शिक्षा के विकास के एक माध्यम के रूप में आपको देखता है, उसी भारत के 50% आबादी को आपने घूंघट में खड़ा कर दिया। नीतू मैम गई थी मिलने, जो इंग्लिश पढ़ाती हैं। एक सशक्त महिला ऐसी होती है। मैं नीतू मैम को बहुत प्रेम करता हूं। अगर स्त्री के रूप में शिक्षा जगत में कोई मेरी आइडल है तो वो नीतू मैम है। ऐसी शक्तिशाली महिला होनी चाहिए। जब पति चुनौती दे, जब पुरुष सत्ता चुनौती दे, तो ऐसे टकराव की समाप्त हो जाए। एक बहुत बड़ा संस्थान था और उससे नीतू मैम को मार करके निकाला, अपने अपने बाउंसर से पिटवाया इनके पति ने, वीडियो वायरल है। और फिर उन्होंने एक बड़ी संस्था खड़ी की, और जो उनके पति की संस्था थी खत्म हो गई वो। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कौन किससे अच्छा है। ये मुझे मत बताओ कि मैं किससे अच्छा हूं, किससे अच्छा नहीं हूं। ये सोचो कि तुम्हारे समाज के बनाए पैरामीटर्स पर कौन खरा उतर रहा है। मेरे अच्छे होने से तुम्हारा घर नहीं चलेगा। ठीक है, तो मुझे अच्छा मानो ही मत। मुझसे बस शिक्षा ग्रहण करो, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना लो। बाकी जिन लोगों को तुम ज्ञानी मानते हो, मानते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझो कि वह तुम्हारे संस्कार और संस्कृति को कितना विभत्स रूप से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये लड़कों के लिए तो है ही नहीं, लड़कियों को सोचने वाली बात है। वहां पर तो वो स्वयं तो सूट बूट में खड़े थे, टाई वाई लगा के। लड़की ही घूंघट में थी ना, वो थोड़ी न थे।
तो लड़कियों को सोचना चाहिए कि तुम्हें उनको आइडल बनाना है कि नहीं बनाना है। बाकी आर्टिकल 17 समता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार, हर एक इंडिविजुअल भारत का बराबर है, किसी को कोई छुपा के खड़ा करे इस समाज का नियम नहीं है। खासकर ऐसा व्यक्ति जो समाज को शिक्षा देता हो और सबको संविधान की शिक्षा देता हो, अधिकारों की शिक्षा देता हो, संस्कार सिखाता हो। शिक्षक बहुत आवश्यक होते हैं, उनका हर एक कदम उनके बच्चों के लिए नज़ीर बनता है, खासकर इस वायरलिटी के युग में तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। बाकी आप स्वतंत्र चेतता लोग हो, आपकी चेतना जागृत है, आप सोचो आपके घर के लिए क्या अच्छा होना चाहिए। ठीक है, समस्या इस देश की क्या है बेटा पता है कि हर लड़का, मैं तुम लोग 12th में हो, समझने लायक हो, हर लड़का चाहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वो ये भी साथ में चाहता है कि उसके बहन की तरफ कोई लड़का आंख उठा के ना देखे। समझ रहे हो तुम कि मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम उस समाज में रह रहे हो, तुम उस मानसिकता के गुलाम हो। दूसरों, अगर तुम्हें अपने परिवार की औरतों की तरफ सम्मान की नजर चाहिए तो तुम भी दूसरों की तरफ सम्मान की नजर से देखो। इसी कमेंट सेक्शन में 20 लड़कियों के साथ 20 लड़के बदतमीजी करते हैं और रोज ब्लॉक होते हैं। अपने संस्कार और समाज को सुधारो, वे तुमको चीर करके आगे निकल जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यूपीएससी में एक समय था कि लड़के टॉप करते थे, एक समय है कि लड़कियां फर्स्ट रैंक ला रही हैं। उनको मौका मिलेगा तो वो सब कुछ कर जाएंगी जो तुम मौका मिलने के बाद भी नहीं कर पाए। क्योंकि उनको क्रिकेट खेलने नहीं जाना, उनको गाड़ी नहीं चलानी है, उनको चौवाल नहीं करनी है। उनको पढ़ने का मौका मिलता है तो वो पढ़ती हैं। और हमारे लड़कों को जब पढ़ने का मौका मिलता है तो मोबाइल में क्या क्या देखते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। वायरल वीडियो खोजते हैं, कौन सा एमएमएस वायरल हो गया उसे खोजते हैं, सब पता है। ठीक है, दुनिया में मैं भी रहता हूं, सब कुछ जानता हूं मैं। वो एक है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। हमें भी पता है कि हमारे दौर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग मानदंड स्थापित कर रहे हैं। कहने को तो शिक्षक हैं, लेकिन जब उन पे आती है तो अपने लिए तो वो बिल्कुल वो पहले गांव में क्या होता था, 3 बातें वाला पोस्टर लगा रहता था कि 3 काम पर्दे के पीछे रखने चाहिए, धन, स्त्री और भोजन। मैं कभी समझ नहीं पाया कि स्त्री को मतलब पुरुष का अधिकार कैसे हो गया स्त्री पर। क्या वो स्वतंत्र चेतना की मालिक नहीं है? क्या उसका जीवन नहीं है? क्या वो डिसीजन मेकिंग में पुरुष से कमजोर है? इसलिए कि वो स्त्री है इसलिए उस पर अधिकार करने के, वो जीतने के लिए कोई राज्य है, कोई खेत है, कोई जमीन है, कोई घर है कि खरीद लो? क्योंकि जो चीजें खरीदी जाती हैं उन्हीं को छिपाया जाता है, उन्हीं पर अधिकार किया जा सकता है। सम्मान के साथ बनाए गए रिश्ते में बराबरी होती है, चेहरे ढके हुए नहीं होते। याद रखना, बड़े हो जाओगे तो समझ में आएगा। चलो देखो, श्रद्धा मनु को समझा रही हैं। श्रद्धा कौन है? अपने पापा का पैसा लेके गंधर्वों के देश में ललित कला सीखने गई थी। घूंघट करने के लिए कह दिया जाता तो इस मनु से कभी नहीं मिल पाती। ठीक है, चलो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का अंत। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुक्ष विचार। अकेले कैसे तुम असहाय यजन कर सकते तुक्ष विचार। अकेले तुम असहाय कैसे यजन कर सकते हो? कैसे अपना जीवन अकेले जी सकते हो तुम? कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो? कैसे तुम यजन कर सकते हो, अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हो, जीवन कर सकते हो? अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। अकेले तो तुम इस समाज को, इस संसार को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है, अकेले तो तुम इस संसार को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। एक लड़का मुझे कह रहा है कि सर फलाने शिक्षक आपसे ज्यादा अच्छे हैं। तुम्हारे पैरामीटर्स क्या हैं अच्छा कहने के बेटे, ये भी तो जान लो।
तुम्हारा अच्छा कहने का पैरामीटर है चाटुकारिता। ठीक है, और मैं तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ ही नहीं। अच्छा आदमी बन के क्या करूँगा? तुमसे रिश्तेदारी थोड़ी ना करनी है। मुझे किसी से रिश्तेदारी थोड़ी ना करनी है। पढ़ाना है, ज्ञान देना है तुमको, और जिस विषय को मैं पढ़ाता हूं उसमें कोई मुझसे अच्छा नहीं है। ये कहो तो मैं डिबेट में भी आ जाऊं कि अगर ये कहो कि फलाने शिक्षक आपसे ज़्यादा अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं तो मैं बात कर लूं उनसे। पढ़ाना तो छोड़ो, बोल नहीं पाएंगे। लबरिया के मेहरा के बोलने वाले शिक्षकों की तुलना मुझसे मत करो। ठीक है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है यजन का अर्थ क्या होता है। यजन मतलब क्या होता है, बार बार। हाँ, घूंघट करना गलत है, बिल्कुल गलत है। घूंघट करना बहुत गलत है। घूंघट क्यों करे कोई? कोई जानवर है क्या? कोई कुछ छिपा के रखना है क्या? खरीद के लाए हो क्या? जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो, कहा जाता है कि जीवन में स्त्री और पुरुष रथ के दो पहिए हैं। एक पहिया कब समाज में रहेगा, दूसरा पहिया घर में छिपा के रखोगे तो रथ कैसे चलेगा फिर? अरे ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे हमारे माँ बाप के संस्कार खराब थे। हमारे माँ बाप के संस्कार उनके अपने समय के थे। हमारे संस्कार, हमारा जीवन, हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृतियां हम अपने समय के अनुसार बना रहे हैं। भारत में कभी वेदों के आधार पर शासन व्यवस्था थी, फिर पुराणों, स्मृतियों, स्मृति ग्रंथों, उपनिषदों और तमाम ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर हुई। आज संविधान के आधार पर। यही तो समय का बदलना है, यही तो सीखना, यही तो नया होना है। उसमें क्या है? यजन कर सकते। यजन का अर्थ होता है बेटा, देखो यजन शब्द यज्ञ शब्द से बना है, तो यज्ञ करना कह सकते हो, यज्ञ करना। ठीक है, यजन करना से तात्पर्य जीवन जीने से भी है, आगे बढ़ने से भी है। अर्थ के तात्पर्य तमाम होते हैं, लेकिन यज्ञ करने को यहाँ पर मान सकते हो। अब यज्ञ करने को कैसे मान सकते हो, उसका अर्थ समझ लो। ठीक है, यज्ञ करने को कैसे मान सकते हो, और क्यों कह रही है श्रद्धा कि अकेले तुम कैसे असहाय है, असहाय व्यक्ति, अकेले तुम कैसे यजन कर सकते हो, तुम अकेले यज्ञ कैसे कर सकते हो, अकेले यज्ञ कैसे कर सकते हो, यज्ञ कैसे कर सकते हो? क्योंकि भारतीय परंपरा में स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता है पूजा में। स्त्री और पुरुष दोनों की पूजा में आवश्यकता है। यदि आप हवन कर रहे हैं, यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो स्त्री पुरुष दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, एक बार फिर से समझा दीजिए। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। यहां तक तो हो गया। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुक्ष विचार, तुम अकेले कैसे यजन कर सकते हो, तुम इस जीवन यज्ञ को अकेले आगे कैसे बढ़ा सकते हो? क्योंकि ये जो जीवन सत्य है ये तो सहभागिता से बढ़ेगा ना भाई। ये तो सहभागिता से बढ़ेगा। सर पहले ऐसे ही लड़की बदलकर शादी करा देते थे। अमंद का अर्थ बता दीजिए। अमंद माने उत्तम। अमंद, अमंद माने होता है, एक तो तीव्र होता है, बहुत तेज जो हो, एक होता है उत्तम, बहुत विशिष्ट जो हो, बहुत अच्छा जो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मेरी माँ के भी ये विचार हों कि मान लो मेरा विवाह होता है, तो बिल्कुल ऐसा संभव है कि मेरी माँ के विचार हों कि वो स्त्री जो मेरे साथ विवाही जाए या जो विवाहिता स्त्री हो, वो घूंघट करे, वो हर जगह यहाँ तक का घूंघट करे, समाज के सामने चेहरा ना दिखाए। मेरे विचार उनसे अलग हैं, और इसलिए अलग नहीं है क्योंकि मुझे अपने माँ बाप का विरोध करना है। मेरे विचार उनसे इसलिए अलग हैं क्योंकि उन्होंने 15-20 साल मुझ पर पैसे खर्च करके मुझे पढ़ाया है, इस संस्कृति का अच्छा ज्ञान होने दिया है कि मैं ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में पैदा कर पाऊं। ठीक समझ रहे हो? तुम्हारे माता पिता तुमको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि तुम उनके गुलाम बन जाओ, वो तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जहां तक वो नहीं पहुंच पाए वहां तक तुम पहुंचो। वो तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ठीक,
वो तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहते हैं। समझ रहे हो? ये जरूरी है। समझ रहे हो? कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का। जड़ माने होता है वो वस्तुएं जो जड़ हैं, जो सोच नहीं पाती, जिनमें सोचने की क्षमता नहीं है, जैसे वृक्ष हैं या वे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, शिलाएं हैं, आदि आदि। चेतन मतलब जिनमें चेतना है, जैसे मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गए। तो जड़ चेतन का यही आनंद है, यही जीवन चक्र है कि कर्म का भोग, वे कर्म करेंगे, उसका भोग करेंगे, और जब भोग समाप्त हो जाएगा तो फिर से कर्म करेंगे। समझ गए? घूंघट बहुत बुरी चीज है। घूंघट आपके अधिकारों पर समाज का समाज की जंजीर है। तो हद है। तुम लोग ये विचार कर रहे हो कि घूंघट अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। हद है। तुम एक मनुष्य को, एक जीवित प्राणी को कपड़े के अंदर कैद करके रखना चाहते हो, उसके चेहरे को कि वो देख ना पाए, और तुम इस पर डिबेट करना चाहते हो। ये नीचताई कहां से आती है तुम में? कि मतलब तुम ये डिसाइड करोगे कि तुम तो अपने बाल लहराओगे, अपने बालों में जेल लगाओगे, अपने दाढ़ी को कट में करवाओगे, यहां से स्टाइल बनवाओगे, और थोड़ा यहां पर और पता नहीं क्या क्या करवाओगे, और दूसरा आदमी तुम्हारे साथ खड़ा हो, जिसको तुम खड़ा करना चाहते हो, वो यहां तक चेहरा ढके रहे, यहां तक चेहरा ढके रहे। मनुष्य हो? वो समय कुछ और था। उस समय में आवश्यकता थी, उस समय में जरूरत थी। मध्यकाल में घूंघट भारत पर इंपोज किया गया था। भारतीय स्त्रियां गार्गी कपाला, घोषा मुद्रा, विद्वानों को चैलेंज करती घूमती थीं। भारतीय संस्कृति वो नहीं थी। क्रांतिकारियों के आक्रमण आए। तुम्हें पता है ये बाबर के खानदान का एक व्यक्ति लुटेरा जो पहले यहां आया था, वो लूटते समय स्त्रियों के स्तन काट लेता था तलवार से। इतनी बर्बरता हुई है भारतीयों के साथ में। अपनी बुद्धि को थोड़ा ठीक करो। ठीक? मुझे ज्ञान नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि तुम लोग मूर्ख रहना चाहते हो। कोई बात नहीं, सिलेबस पे आओ। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते हो? तुच्छ विचार, तुम अकेले कैसे यज्ञ कर सकते हो? ठीक है? ये तो बहुत तुच्छ विचार है, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि प्रकृति कैसे आगे बढ़ेगी अगर स्त्री और पुरुष दोनों नहीं होंगे? तो प्रकृति कैसे आगे बढ़ेगी? न तो पुरुष आगे, देखो सृष्टि कैसे आगे बढ़ती है? सृष्टि नए लोगों को जन्म देने से आगे बढ़ती है। ठीक है? तैमूर लंग नाम था उसका। तैमूर लंग। तैमूर लंग नाम का एक क्रांतिकारी कह रहा हूं, तैमूर लंग नाम का एक लुटेरा था। वो भारत में आया तो हमारी माओ बहनों के, जो हमारी, अब हम उस समय, हमारी आज के सिनेरियोस देखो तो मेरे पूर्वज रहे होंगे, वो स्त्रियों के स्तन काट लेता था। वो ऐसे स्त्रियों को लाइन से बांध के जंजीरों में। भारत ने वो बर्बरता सही है बेटा। तो फिर पुरुषों को, क्योंकि वो आते थे ना, तो उनको लगता था कि हमारे यहाँ स्त्रियों को देवी समझा जाता था, तो उनका ये टारगेट रहता था कि पहले स्त्रियों पर टारगेट करो, क्योंकि इसी से इनका मोराल डाउन होगा, इसी से इनका सम्मान जुड़ा हुआ है। तो मध्यकाल में आवश्यकता पड़ी स्त्रियों को सुरक्षित करने की, घूंघट में रखने की, कि उनको पहचान ना पाए कौन किसकी स्त्री है, क्या है, कैसे है। अब आवश्यकता नहीं है। और ना ऋग्वैदिक काल में थी, ना उत्तर वैदिक काल में थी, ना मौर्य काल में थी, कभी नहीं थी। ठीक है? अपने इतिहास को समझो, और नहीं तो गुलाम बने रहो। मुझे क्या है? तुम्हारे बर्बाद होने से मुझे क्या नुकसान?